नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण, एक सामान्य युवा लड़का जो आप सबकी तरह ऊपर वाले की बनाई इस दुनिया में मौजूद हर खूबसूरत चीज का तहे दिल से मजे लेता हूँ। मैं रहने वाला बिहार का हूँ। बिहार की राजधानी पटना में ही मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर यहीं बढ़िया सी नौकरी भी मिल गई। दिल्ली की चकाचौंध भरी जिंदगी को अलविदा कहना इतना आसान नहीं होता, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। इसे मेरी ही बेवकूफी कह सकते हैं, जो मैं अपने काम को कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से करता रहा और मेरे कंपनी के ऊपर ओहदे पे बैठे लोगों ने यह सब देख लिया। दिल्ली में बस 2 साल ही हुए थे और इन 2 सालों में मेरे काम से मेरे अधिकारी बहुत प्रभावित थे। आमतौर पर ऐसी स्थिति में आपको बढ़िया सा प्रमोशन मिलता है और आपकी आमदनी भी बढ़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस प्रमोशन में भी एक ट्विस्ट था। एक सुबह जब मैं अपने दफ्तर पहुंचा तो मेरे सारे सहकर्मियों ने एक एक करके मुझे बधाइयां देनी शुरू कर दी। मैं अनजानों की तरह हर किसी के बधाई का धन्यवाद करता रहा और इसका कारण जानने के लिए अपनी प्यारी सी दोस्त, जो हमारी कंपनी की HR ऑफिसर थी, उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ा दिया और मेरे बोलने से पहले मुझे बधाई देते हुए हंस पड़े। हम दोनों के बीच यह आम बात थी, हम हमेशा एक दूसरे से इस तरह की हंसी मजाक कर लिया करते थे। जब मैंने वो लिफाफा खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस लिफाफे में एक खत था जिसमें लिखा था कि मुझे प्रमोशन मिली है और मेरी तनख्वाह 1.5 गुना बढ़ा दी गई है। लेकिन यह क्या, जब आगे पढ़ा तब पता चला कि यह प्रमोशन अपने साथ एक ट्विस्ट भी लेकर आया है। हमारी कंपनी की कई शाखाएं हैं और उनमें से कुछ शाखाएं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं। तो उन्हीं में से एक शाखा बिहार के कटिहार जिले में है, जहां हमारी कंपनी को पिछले कई सालों से काफी नुकसान हो रहा था। मेरी कंपनी ने मुझे वहां शिफ्ट कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसू या रो। पहली नौकरी थी और बस 1 साल में ही प्रमोशन मिल रहा था, तो मेरे लिए कोई फैसला लेना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने घर वालों से बात की और दोस्तों से भी सलाह ली। सबने यही समझाया कि पहली नौकरी में कम से कम 2 साल तक टिके रहना बहुत जरूरी होता है, ताकि भविष्य में इसके फायदे उठाए जा सकें। सबकी सलाह सुनने के बाद मैंने मन मारकर कटिहार जाने का फैसला कर लिया और 3 महीने पहले यहाँ कटिहार आ गया। दिल्ली की तुलना में यहाँ एक बहुत ही सुखद शांति का वातावरण है। मेरी कंपनी ने मेरे लिए 2 कमरों का एक छोटा सा घर दे रखा है, जहाँ मेरी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध थीं। हुआ यूं कि एक शाम जब मैं ऑफिस से अपने घर वापस लौटा तो अपने घर के सामने वाले घर में काफी चहल पहल देखी। पता चला कि वो उसी घर में रहने वाले लोग थे जो किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और शादी के बाद वापस लौट आए थे। मैं अपने घर में चला गया, अपने बाकी के कामों में व्यस्त हो गया। रात के करीब 9 बजे मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन भाई साहब, हम आपके पड़ोसी हैं। एक खनकती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने झट से आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो बस एक पल के लिए मेरी आंखें ठहर सी गई। मेरे सामने एक औरत हाथों में मिठाइयों से भरी थाल लिए मुस्कुरा रही थी। मुझे अपनी तरफ यूं घूरता देखकर उसने झेंपते हुए अपनी आंखें नीचे कर ली और कहा, भाई साहब, हम आपके पड़ोसी हैं, एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और आज ही लौटे हैं। ये कुछ मिठाइयाँ हैं, इन्हें रख लें और थोड़ी देर में आपको हमारे घर खाने पे आना है। यह कहते हुए उन्होंने थाली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने थाली पकड़ते हुए उनसे कहा, यह मिठाई तक तो ठीक है भाभी जी, लेकिन खाने की क्या जरूरत है। आप लोग तो आज ही आए हैं और थके होंगे, फिर यह तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। तो उस औरत ने कहा, आप हमारे शहर में मेहमान हैं और मेहमानों की खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज है। मैंने भी उनसे घर के अंदर आने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा, अभी ढेर सारा काम पड़ा है, आप आधे घंटे में चले आइएगा, फिर बातें होंगी। अब एक अजीब सी हालत थी मेरी उस हसीन भाभी से दोबारा मिलने का उत्साह और पहली बार उनके घर के लोगों से मिलने की हिचकिचाहट। वैसे मैं बचपन से ही बहुत खुले विचारों का रहा हूँ और जल्दी ही किसी से भी घुल मिल जाता हूँ। खैर, मैं तैयार होकर उनके दरवाजे पहुँचा। दरवाजा खुला और मुझे एक और झटका लगा। सामने एक खूबसूरत सा चेहरा मुस्कान लिए खड़ा था। लड़की ने मुस्कुराते हुए मुझे नमस्ते की और अंदर आने का निमंत्रण दिया।
सामने सोफे लगे हुए थे और उस पर एक तरफ एक सज्जन करीब 50 साल के बैठे हुए थे। मैंने उन्हें नमस्ते किया और एक सोफे पर बैठ गया। हमने एक दूसरे से अपना अपना परिचय करवाया। बातों बातों में पता चला कि वो बस 3 लोगों का परिवार है, जिसमें उस परिवार के मुखिया वरुण जी एक सरकारी सीनियर इंजीनियर हैं और पास के ही एक शहर में पदस्थापित हैं। उनकी पत्नी मधु जी एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और उनकी इकलौती संतान यानी उनकी बेटी वंदना 12वीं में पढ़ रही थी। थोड़ी देर में ही हम काफी घुल मिल गए और फिर खाने के लिए बैठ गए। अरविंद जी भी बड़े ही खुले विचारों के लगे और मुझसे बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे जैसे कई सालों से हमारी जान पहचान हो। कुल मिलाकर वो शाम बहुत ही शानदार रही और उन सब से विदा लेकर मैं वापस अपने कमरे पर आ गया। बस मत पूछिए कि मेरा क्या हाल था। करवट बदलते बदलते रात कट गई। सुबह आँख खुली तो काफी देर हो गई थी। मैं झटपट उठा और बाहर का दरवाजा खोला क्योंकि दूध वाले का वक्त था। लेकिन जब घड़ी पर नजर गई तो मायूसी छा गई क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और शायद दूध वाला बिना दूध दिए वापस चला गया था। मैं वापस मुड़ा और अंदर जाने लगा, तभी किसी ने मुझे आवाज लगाई। मैंने मुड़कर देखा तो मधु भाभी हाथ हिलाकर मेरी तरफ ही इशारा कर रही थीं। मधु जी ने मुझे ठहरने का इशारा किया और वापस अपने घर में चली गईं। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले वो अपने घर से बाहर निकली। उनके हाथों में एक बड़ा सा पतीला था। भाभी ने मुस्कुराते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा, आप क्या रोज इतनी देर तक सोते रहते हैं? आपका दूध वाला आया था और कई बार आपको जगाने की कोशिश करी, लेकिन जब आप नहीं जागे तो ये दूध हमारे यहाँ देकर चला गया। मैंने कहा, अरे नहीं भाभी जी, दरअसल कल रात को काफी देर हो गई थी सोते सोते, इसलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाया। भाभी ने खिलखिलाकर हंसते हुए मजाक किया। क्यों, कल रात को कोई भूत देख लिया था क्या जो डर कर सो नहीं पा रहे थे आप? मैंने भी मौके पे चौका मारा और कहा, भूत नहीं भाभी, बल्कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत भूतनी देख ली थी, इसलिए उसको याद करते करते जगता रहा। अच्छा जी, जरा संभल कर रहिएगा, यहाँ की भूतनियों से एक बार पकड़ ले तो फिर कितनी भी कोशिश कर लो जाती ही नहीं। भाभी ने बड़े ही मादक अंदाज में कहा, बड़े छुपे हुए रुस्तम हो आप, हमारी खूब जमेगी लगता है। फिलहाल कोई बर्तन ले आइए और यह दूध ले लीजिए। भाभी ने मेरा ध्यान दूध की तरफ खींचा। मुझे खाली बर्तन नहीं मिला तो भाभी ने कहा, वरुण जी आप ऐसा करें कि फिलहाल मेरे दूध का बर्तन रख ले, मैं बाद में आपसे ले लूंगी। मैं फटाफट तैयार होकर अपने ऑफिस को चल दिया। जाते जाते मैंने एक नजर भाभी के घर की तरफ देखा पर कोई दिखा नहीं। मैं थोड़ा मायूस हुआ और ऑफिस पहुंच गया। वापस आया तो मैंने घर के ठीक बाहर एक गोलगप्पे वाले का ठेला देखा और उस ठेले के पास मधु जी अपनी बेटी वंदना के साथ गोलगप्पे का मजा ले रही थीं। मुझे देखकर दोनों मुस्कुरा उठीं। आइए वरुण जी, आप भी गोलगप्पे खाइए, हमारे यहाँ के गोलगप्पे खाकर आप दिल्ली के सारे गोलगप्पे भूल जाएंगे। अच्छा जी, आपके यहाँ के गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट हैं जो मुझे दिल्ली के गोलगप्पे भुला देंगे। मैंने भी उसे जवाब दिया और उनकी तरफ बढ़ गया। ठेले के करीब जाकर मैं गोलगप्पे खाने को तैयार हो गया। भैया, इन्हें बड़े बड़े और गोल गोल खिलाना, ये हमारे शहर में मेहमान हैं तो इनकी खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। वंदना ने मेरी आंखों में एकटक देखते हुए शरारती मुस्कान के साथ गोलगप्पे वाले को कहा। मैं बोल पड़ा, गोल गोल तो ठीक है, लेकिन ज्यादा बड़े मुझे पसंद नहीं हैं। इतने बड़े ही ठीक हैं जो एक ही बार में पूरा मुंह में आ जाए और पूरा मजा दे। मैं मुस्कुराते हुए उन दोनों के साथ गोलगप्पे खाने लगा। अगली सुबह मेरी आंख फिर से देर से खुली, घड़ी की तरफ देखा तो फिर से 9 बज चुके थे। दौड़ता हुआ बाथरूम में घुसा और फटाफट फ्रेश होने लगा। अचानक से मेरे दिमाग में दूध का ख्याल आया और बरबस ही चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। लेकिन काफी देर हो गई और कोई भी दूध देने नहीं आया। मैं मायूस होकर अपने ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार हो गया और अपने दरवाजे की तरफ बढ़ा। बुझे मन से दरवाजा खोला और बस ठिठक कर खड़ा रह गया। सामने वंदना अपने हाथों में एक बर्तन लिए खड़ी थी जिसमें शायद दूध था। आपने कुछ खाया पिया भी है या ऐसे ही चल दिए ऑफिस? वंदना ने अचानक मेरा ध्यान तोड़ते हुए पूछा।
वो कुछ बिस्किट्स पड़े थे, वो खा लिए हैं। ऑफिस में देर हो रही थी। मैंने पकड़े गए मुजरिम की तरह सफाई देते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। हमें पता था, चलिए, माँ ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। उन्हें पता था कि आप ऐसी ही कोई हरकत करेंगे। वंदना ने बिल्कुल आदेश देने वाले अंदाज में कहा और मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगी। मैंने जैसे ही यह सुना कि मधु जी ने ही उसे यहाँ भेजा है, वो भी मुझे बुलाने के लिए, तो मानो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने झूठ मूठ ही वंदना से कहा, मुझे बहुत देरी हो जाएगी ऑफिस पहुँचने में, आज रहने दीजिए, फिर कभी आ जाऊंगा। जी नहीं, यह हमारी मम्मी का हुक्म है और उनकी बात कोई नहीं टाल सकता, तो जल्दी से दूध का बर्तन अंदर रख दीजिए और हमारे साथ चलिए, वरना अगर मम्मी नाराज हो गई तो फिर बहुत बुरा होगा, वंदना ने मुझे डराते हुए कहा। और फिर दूध का बर्तन अपनी रसोई में रखकर उसके साथ चल पड़ा। मैंने बिना कुछ कहे बैठकर चुपचाप इधर उधर देखते हुए नाश्ते की प्लेट की तरफ अपना ध्यान लगाया। कहीं न कहीं मेरे मन में यह ख्याल भी आ रहा था कि कहीं मेरी कल की हरकतों की वजह से वो मुझे किसी गलत तरह का इंसान न समझ बैठी हो। शायद तभी आज वो खुद दूध देने नहीं आई। हमने अपना नाश्ता खत्म किया और मेज से उठ गए। रुकिए, थोड़ा जूस पी लीजिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, मधु जी ने कहा। मधु जी ने जल्दी से फ्रिज से जूस का जग निकला और गिलास में जूस भरने लगी। मैंने एक सांस में पूरा जूस का गिलास खाली कर दिया और गिलास को उनकी तरफ बढ़ा दिया। कल भी देर तक सोने का इरादा तो नहीं है, कहीं आदत न बिगड़ जाए आपकी, मधु जी ने चुप्पी तोड़ते हुए उस स्थिति को संभालते हुए कहा। अगर आप हर रोज कल की तरह दूध पहुंचाने आए तो मैं रोज ही देर से उठा करूंगा। मैंने लाख कोशिश करी थी, लेकिन आदत से मजबूर मैं यह बोल ही पड़ा। फिर तो आपकी सारी आदतें ही खराब हो जाएंगी, मधु जी ने हंसते हुए ठिठोली करते हुए मुझे कहा। अब मैं चलता हूँ मधु भाभी, ऑफिस भी जाना है और काम भी बहुत है, फिर मिलेंगे। ठीक है, अब तो रोज ही मिलना मिलाना लगा रहेगा, मधु ने मेरे पीछे से एक मादक आवाज में कहा। मेरा तीर निशाने पर लग रहा था। बस थोड़ी सी तसल्ली और मैं बड़े ही अच्छे मूड में ऑफिस पहुंचा। जैसे तैसे मैंने ऑफिस का सारा काम निपटाया और शाम होते ही घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था और हमारे घर के बाहर हमारे पड़ोसी यानी भाई साहब अपनी पत्नी मधु और बेटी वंदना के साथ कुर्सियों पे बैठे चाय का मजा ले रहे थे। फिर मुझे भी चाय पीने के लिए बुलाया और मैं उनके साथ बैठकर चाय पीने लगा। अंततः मैंने यही सोचा कि अगर सचमुच मधु जी के मन में भी कोई चोर छिपा है तो कल सुबह का इंतजार करते हैं और जानबूझकर कल उठकर भी सोने का नाटक करूंगा। अगर रास्ता सच में साफ है तो कल मधु जी खुद दूध लेकर आएंगी। मैं उठकर भी बिस्तर पर लेटा रहा और घड़ी की तरफ देखता रहा। लगभग 9:30 से 9:45 के बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने मधु जी खड़ी थी और उनके हाथों में दूध का पतीला था। अब यही खड़े रहेंगे या यह दूध भी लेंगे? लगता है आपने फिर से रात को भूतनी देख ली थी और सो नहीं पाए आप, तभी तो अब तक सो रहे हैं, मधु जी ने शरारत भरे लहजे में कहा। फिर वापस मुड़कर कल के अपने पतीले को देखने लगी जिसमें कल का दूध अब भी पड़ा था। यह क्या, कल का दूध अब भी पड़ा है? आपने तो पिया ही नहीं। दरअसल मैं कल रात को भूल गया और पेट भर गया था, सो खाने की इच्छा ही नहीं हुई। उन्होंने कहा इतने दूध का क्या करोगे, यह तो खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं दूध का दीवाना हूँ, चाहे जितना भी दूध हो मैं बर्बाद नहीं होने देता। फिर यहाँ के दूध की तो क्या कहने जी करता है, बस सारा ही पी जाऊं। भाभी ने कहा फिर तो यह जगह आपके लिए जन्नत है, यहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं और दूध भी इतना स्वादिष्ट कि सब कुछ भुला देता है। अब यह तो तभी पता चलेगा न भाभी जब कोई असली दूध का स्वाद चखाए। आजकल तो दूध के नाम पर बस पानी ही मिलता है। भाभी ने कहा अब असली दूध के लिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा हम बहुत मेहनती हैं, मधु जी आप कहिए तो सही। अचानक से किसी के आने की आहट सुनाई दी। माँ आप यहाँ हो क्या? वंदना चीखती हुई दरवाजे के बाहर आ गई।
उसके बाद क्या हुआ दोस्त, यह कहानी आगे के पार्ट में जारी रहेगी। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, निखिल की नियुक्ति आपूर्ति विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर हुई। निखिल का व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। कुछ व्यक्तित्व ऐसा कि जिसकी ओर उसने मुस्कुरा के देख लिया तो फिर उसकी यह ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। कुल मिलाकर निखिल के घर वाले भी इस बात से परेशान थे कि अगर उसकी ख्याति ऐसे ही फैलती रही तो उसकी शादी कैसे होगी। डांटने और पीटने के सारे तजुर्बे उनके पिताजी उस पर कर चुके थे, मगर बेकार। किस्मत से निखिल को नौकरी इतनी माकूल मिल गई कि रिश्तों की लाइन लग गई। एक बहुत ही खूबसूरत और चंचल सी लड़की मीना से उसकी शादी तय हो गई। निखिल के पिता ने निखिल की दादी की खराब सेहत का हवाला देकर शादी जल्दी ही करवा दी। बहू बहुत सुंदर थी तो निखिल के घर वालों का मान सम्मान रिश्ते बिरादरी में और बढ़ गया। निखिल की नई नौकरी थी और बाद में हनीमून पर भी जाना था तो निखिल को ड्यूटी पर वापस जाना पड़ा। चाहकर भी वह घर नहीं रुक पाया और कुल मिलाकर निखिल शादी के पहले महीने मीना के साथ ज्यादा नहीं रह पाया। अचानक मीना को इन्फेक्शन हो गया और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। पहली बार मायके आने पर उसकी स्थिति देखकर उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने उन दोनों को जमकर झाड़ा। उन्होंने कहा स्थिति इस समय भी गंभीर है और अगर अब भी मीना नहीं आती तो शायद उसका बचना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर ने फिलहाल कुछ महीनों तक काम के लिए साफ मना कर दिया था। अब हालांकि इनकी शादी को केवल 2 महीने ही हुए थे। मीना की मां ने निखिल की मां से राय करके साफ कह दिया कि अब अगले 3-4 महीने मीना अपने मायके में ही रहेगी। निखिल मायूस होकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया। अब तक वह एक छोटे से होटल में महीनेदारी पर कमरा लेकर रह रहा था, इस उम्मीद में कि मीना आएगी तो मकान ले लेगा। पर अब जब मीना का आना अनिश्चित था तो उसके सामने मकान ढूंढने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। निखिल ने अपने ऑफिस के बाहर एक चाय वाले बुजुर्ग जो इसी ऑफिस से रिटायर्ड थे को अपना एजेंट बना रखा था। उसे जो भी लेना होता वह बाबा को बोल देता, बाबा ले लेता और शाम को निखिल को दे देता। निखिल 200 रुपए रोज के बाबा को दे देता। बाबा उसे बड़े आशीर्वाद देता। बाबा को इन रुपयों से शाम का जुगाड़ हो गया। निखिल ने उसी बाबा से अपने लिए कोई कमरा ढूंढने को कहा। 1-2 दिन बाद जब बाबा की दुकान पर वह बैठा चाय पी रहा था तब बारिश होने से वह अकेला ही ग्राहक था। तब उसे दोबारा बाबा से कमरे के लिए कहा। बाबा ने उससे कहा कि कमरा तो उसके घर पर ही है, ऊपर अलग हिस्सा बना हुआ है, नया ही बना है। वह उसने अपने लड़के के लिए बनाया था पर अब वह बाहर रहता है तो वह खाली है। बाबा आगे हिचकते हुए बोला कि उसका लड़का बाहर बैंक में काम करता है, चपरासी है, पर वह निकम्मा है, नशेड़ी है तो उसकी अपनी बीवी से नहीं पटती। सरकारी नौकरी के चक्कर में उसकी एक सुंदर और पढ़ी लिखी पर बिन माँ बाप की लड़की रेणु से शादी हो गई। पर शादी के बाद उसकी हरकतों से रेणु काफी परेशान थी। उसका पति राकेश हर शुक्रवार शनिवार घर आता है पर रेणु उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। कोई और सहारा न होने से घर में पड़ी रहती है पर बाबा और उसकी पत्नी से हर समय लड़ाई के मूड में रहती है। वह मानती थी कि उन दोनों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे वह घर के काम में बहुत होशियार है पर बदजुबान हो गई है, इसलिए बाबा डर रहा था निखिल को रखने में कि कहीं वह रेणु निखिल से मुंह जोरी न कर बैठे। इसी सब की वजह से बाबा ने भी शराब पीनी शुरू कर दी। वह देर रात घर जाता, चुपचाप रोटी खाकर सो जाता है। खैर निखिल के बहुत कहने पर बाबा उसे अपना घर दिखाने को राजी हो गए। निखिल के पास शादी में मिली नई बुलेट मोटरसाइकिल थी। वह बाबा के साथ उनके घर पहुंचा। एक पतली सी गली में घर था। बाबा का मकान तो ठीक ठाक बना था। दरवाजा रेणु ने ही खोला। अस्त व्यस्त चेहरे पर झुंझलाहट भरी हुई, पर जब उसने कोई मेहमान देखा तो रेणु थोड़ी संभली। निखिल ने आगे बढ़कर नमस्ते की तो उसने मुस्कुराकर जवाब दे दिया। निखिल अपने साथ मिठाई लाया था तो उसने रेणु को डिब्बा देते हुए कहा, पहली बार घर आया हूँ, यह रख लीजिए। मकान में नीचे वाली मंजिल पर बाबा और उनकी पत्नी रहते थे। ऊपर नया बना हुआ पोर्शन था जिसमें 2 कमरे, एक स्टोर और एक बाथरूम और बाहर बरामदा था। एक कमरा बंद था और दूसरे में रेणु रह रही थी। दोनों कमरे आपस में बीच के दरवाजे से मिले थे। बाबा ने निखिल को बिठाया और बड़ी घबराहट से निखिल से पूछा, चाय पियोगे? और दिन होता तो रेणु तमक कर कुछ जवाब दे देती, इसलिए उन्होंने धीरे से पूछा। इससे पहले कि रेणु कुछ कहती निखिल ही बोल उठा, हाँ भाभी के हाथ की चाय तो जरूर पीऊंगा। रेणु चाय लाई तो निखिल ने हंसकर उससे कहा, मुस्कुराकर चाय पिला रही हैं या इनकी तरह मुझसे भी नाराज हैं? रेणु शायद पहली बार हंस पड़ी। अब निखिल ने उसी से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मुझे केवल एक कमरा चाहिए और हाँ, इसका जो किराया मैं दूंगा वह सिर्फ तुम्हारा होगा, बाबा और अम्मा को नहीं देना होगा। बाबा चुप रहे। उन्हें मालूम था कि उन्हें तो वैसे ही रोज के पैसे निखिल दे ही देता है।
बाबा बोले आपसे किराया कैसा, पर निखिल बोला नहीं, मैं 3000 रुपए किराए के दूंगा। कम हो तो बता दीजिए, पर कमरा देना है या नहीं यह भाभी बताएंगी, क्योंकि इन्हीं के हिस्से से ले रहा हूँ। रेणु बोली मैं मना नहीं करूंगी, आप रह लीजिए, पर आप पीते तो नहीं है न? निखिल बोला नहीं, मैं नहीं पीता, और आप झगड़ा मत किया करो, बाबा को भी नहीं पीने दूंगा। समस्या केवल यह थी कि इस पोर्शन में बाथरूम केवल एक था। रेणु को 3000 आते दिख रहे थे तो वह बोली आप ये वाला बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं आपके उठने से पहले नहा लिया करूंगी या नीचे वाला इस्तेमाल कर लूंगी। तो बात तय हो गई। अगले दिन निखिल सुबह ही होटल से अपना सामान ले आया। बाबा ने बहुत कहा कि चाय आपको रेणु दे दिया करेगी, पर निखिल ने साफ कहा नहीं, मेरे पास गैस स्टोव है, मैं बना लिया करूंगा, और खाना मेरा टिफिन का आता ही है, वह दे जाया करेगा। पर रेणु ने जोर देकर कहा नहीं, मेरे रहते आप चाय वगैरह मत बनाइएगा। अब रेणु निखिल की मदद भी कर रही थी और मीठे से बोल भी रही थी। निखिल का टिफिन सुबह जल्दी ही आ जाता क्योंकि उसका फील्ड वर्क था। शाम का टिफिन घर पर आ जाता। उसके बहुत मना करने पर भी रेणु उसके आने पर टिफिन गर्म कर देती। अगले दिन शनिवार को रेणु का पति राकेश घर आया। चूंकि निखिल घर पर था तो राकेश ने उसे नमस्ते की और नहाकर उसके पास आकर बैठ गया। उसकी हैसियत नहीं थी निखिल के पास बैठने की। निखिल इंस्पेक्टर और वह चपरासी, और सबसे बड़ी बात वह नशेड़ी था। निखिल ने उससे कहा नशा मत किया करो, तो वह मुस्कुरा दिया। बार बार किसी न किसी बात पर रेणु उसे झिड़क रही थी। रात को निखिल कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे रेणु और राकेश के झगड़े की आवाज फिर आई। देर रात उसके धीरे धीरे रोने की आवाज आती रही। सुबह निखिल की आंख जब रेणु से मिली तो उसकी आंख सूजी हुई थी। दोपहर बाद राकेश वापस चला गया। शाम को निखिल ने बाबा से कहा मुझे कुछ खाने पीने का सामान और एक तकिया लाना है, क्या वे रेणु को उसके साथ भेज सकते हैं? वह सामान पकड़ कर ले आएगी और हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। रेणु सकुचाती रही, पर उसकी सास ने कहा दरोगा जी कह रहे हैं तो चली जा। उसकी सास को भी मालूम था कि जब से निखिल बाबा को पैसे दे रहा है तब से उनका घर खर्च आराम से चल रहा है। रेणु की सास वैसे ऊंचा सुनती थी तो बातचीत कम ही करती थी। निखिल ने अपने कमरे से रेणु के कमरे के दरवाजे को हल्के से खटखटाया तो रेणु ने खोला। निखिल बोला यहाँ की बोरियत से तुम्हें बाहर ले जा रहा हूँ, अच्छे से तैयार हो जाना। रेणु मुस्कुरा दी और बोली फिर पहले नहा लेती हूँ। वह निखिल की बाइक पर संभल कर बैठ गई। निखिल को कुछ लेना तो था नहीं। उसने रेणु के साथ चाट पकौड़ी खाई और रेणु के मना करने के बावजूद भी उसे शॉपिंग के लिए ले गया। कहकर उसके हाथ में कुछ रुपए दे दिए और कहा ये बचने नहीं चाहिए, कम पड़े तो और ले लेना बाहर आकर। निखिल बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर में रेणु मुस्कुराती हुई बाहर आई। उसके पास एक थैला था। उसने बचे रुपए निखिल को लौटने चाहे तो निखिल ने कहा रख लो। उन्हें निकले 1 घंटा हो गया था। निखिल ने फटाफट एक तकिया खरीदा और कॉफी पाउडर कुछ नाश्ते का सामान भी लिया और वे घर आ गए। रात को निखिल नहाकर लुंगी और टी-शर्ट में बैठा मोबाइल देख रहा था तो रेणु उसके लिए खाना गर्म करके लाई। निखिल ने उससे पूछा बाबा और अम्मा कहाँ गए? रेणु बोली पड़ोस में जागरण है, वहाँ गए हैं, देर रात आएंगे। बाद में बिस्तर पर बैठे बैठे रेणु ने उसे अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। राकेश की सरकारी नौकरी के लालच में उसके मामा मामी ने उसकी शादी यहाँ करके अपना पल्ला झाड़ा, वह रो रही थी। निखिल ने उसे प्यार से चुप कराया तो रेणु ने उसके कंधे पर सर रख लिया। थोड़ी देर बाद सास ने आवाज देकर पूछा दरोगा बाबू सो गए क्या? तो रेणु ने कहा बहुत देर पहले ही सो गए थे। अगले दिन में उसके पास मीना की माँ का फोन आया। मीना का इन्फेक्शन पूरा ठीक नहीं हुआ था, उसे बुखार भी हो रहा था। मीना उसे याद कर रही थी। निखिल ने ऑफिस में अधिकारी से बात करके 2 दिन की छुट्टी ली और दोपहर को ही अपनी ससुराल चला गया। 1-1.5 दिन वह मीना के पास रुका। मीना उसे देखकर बहुत खुश हुई, वह बहुत हिम्मत वाली थी। मीना बोली पर तुम्हारी बहुत याद आती है। निखिल ने कहा जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपने साथ ही ले जाऊंगा। निखिल तीसरे दिन वापस ड्यूटी पर आ गया। वह सीधे ऑफिस ही आया। रात को लौटते में निखिल काफी लेट हो गया, कुछ ऑफिस का काम था। उसने मोटरसाइकिल खड़ी की तो बाबा ने बाहर आकर पूछा आज बड़ी देर कर दी। निखिल ने हंसकर कहा एक गाड़ी पकड़ी थी, उसे ही निपटा रहा था। अब की बार जैसे ही राकेश शाम को घर पहुंचा निखिल उसे अपने साथ घुमाने ले गया। उसने एक रेस्तरां में बैठकर 1 घंटे राकेश को समझाया और नशा छोड़ने को कहा। राकेश रुआसा होकर बोला मुझे रेणु मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, इसी गुस्से में मैं नशा करता हूँ। निखिल ने उससे कहा तुमने अपनी हालत देखी है, कितने गंदे रहते हो, ऐसे में कोई बीवी गुस्सा तो करेगी ही। निखिल ने राकेश को एक सैलून ले जाकर उसका हुलिया ठीक करवाया, शेव करवाई, फिर उसे एक नई लुंगी और कुर्ता दिलवाया। घर ले जाकर उसने राकेश से कहा जाकर खुशबूदार साबुन से रगड़ कर नहाओ और पाउडर लगाकर नए कपड़े पहनकर आओ।
राकेश पर न जाने निखिल का क्या जादू काम किया, वह वैसा ही करता गया जैसा निखिल कह रहा था। रेणु रसोई में खाना तैयार कर रही थी। निखिल ने उसे आवाज देकर कहा, आज मैं भी खाना खाऊंगा सबके साथ, मेरा टिफिन भी तुम खाने में मिला लेना। हम सब नीचे चादर बिछाकर खाना खाएंगे। रेणु मुंह बिचका कर बोली, इस घर में ऐसा कहा होता है? बाबा तो अभी आकर नशा करेंगे और उनका लाडला ऊपर बैठा नशा कर रहा होगा, मेरे तो कर्म फूट गए यहाँ आकर। निखिल हंसकर बोला, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। खाना बन गया हो तो तुम भी नहाकर कपड़े बदल कर आओ, राकेश अभी थोड़ी देर में आएगा। निखिल ने राकेश से कह दिया था कि नहाकर वह उसके कमरे में बैठ जाए। रेणु कुछ समझी नहीं थी पर उसका खाना बन चुका था। इधर निखिल ने बाबा को भी आज न पीने को कह दिया था तो वे और अम्मा भी बाहर दालान में बैठे थे। रेणु ने झुंझलाहट से कहा, अब क्या करूं? निखिल ने उससे कहा, बाहर दालान में चादर बिछाओ और खाना लगाओ सबके लिए, और ये रखो मिठाई का डिब्बा। खाना लगा दिया रेणु ने और फिर उसने पूछा, राकेश कहाँ है? कहीं बाहर तो नहीं गिरा पड़ा नशे में? निखिल ने हंसते हुए राकेश को आवाज दी। राकेश आया तो उसे देखकर बाबा, अम्मा और रेणु तीनों चौंक गए। इतना साफ सुथरा तो उसे उन्होंने शादी के दिन ही देखा था। निखिल ने उससे कहा, चल अपनी अम्मा और बाबूजी के पैर छू और माफी मांग। राकेश मदारी के चेले की भांति जैसा निखिल कह रहा था करता गया। रेणु बहुत खुश थी, शायद इतने दिनों बाद वह राकेश के करीब बैठी थी और उसकी थाली में से ही खा रही थी। खाने के बाद निखिल ने कहा, आप सब जानते हो कि मैं दरोगा हूँ, भले ही पुलिस में न सही पर अब इस घर में किसी ने शराब पी या नशा किया तो उसे थाने में बंद करा दूंगा। और राकेश, अब तुम सोमवार की सुबह 4 बजे वापस जाया करोगे। मैं सुबह तुम्हें स्टेशन छोड़ दिया करूंगा। अगली दोनों रात रेणु के कमरे से झगड़े की आवाज नहीं आई। सोमवार की सुबह रेणु 3 बजे ही उठ गई और राकेश के लिए खाना बनाकर पैक कर दिया। निखिल उसे स्टेशन छोड़ आया। राकेश की स्थिति भी सुधरती गई। निखिल ने उसका इलाज भी लोकल डॉक्टर से शुरू करवा दिया था। राकेश ने नशा बिल्कुल छोड़ दिया। अब उधर मीना भी ठीक हो गई थी। अगले दिन शुक्रवार था। राकेश शाम को आ गया था। इस बार वह 2 दिन की छुट्टी और लेकर आया था। इस बार राकेश अम्मा और रेणु के लिए कपड़े और बाबा के लिए कुर्ता पायजामा भी लाया। सब खुश थे। नशा छोड़ने से अब राकेश की सेहत भी सुधरने लगी थी। सोमवार को रेणु ने व्रत रखा और शाम को मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि अगर उसका पति सही रास्ते पर चलेगा तो वह एक अच्छी पत्नी और बहू बनेगी। हालांकि निखिल ने जो उसकी जिंदगी में उजियारा किया तो रेणु तो उसे भगवान मानती थी। उसने बाबा अम्मा के सामने ही निखिल के पाँव छुए कि उसके आने के बाद यह घर घर बन गया। अब की बार जब राकेश घर आया तो इस घर में एक उत्सव का सा माहौल था। कोई किसी से नाराज नहीं था। राकेश ने बताया कि अगले महीने उसका तबादला इसी शहर में हो जाएगा। इस तरह से एक सही इंसान की वजह से राकेश का परिवार एक हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।